ये तो बस एक ऐसी फिल्म थी जो खास तौर पर मनोरोगियों के लिए बनाई गई थी, लेकिन यह अप्रत्याशित रूप से दुनिया भर में क्लासिक फिल्मों में से एक बन गई। इसका अंत एक पाठ्य पुस्तक स्तरीय उलटफेर है। कहा जाता है कि इसे केवल उच्च बुद्धि वाले मनोरोगी ही समझ सकते हैं, इसलिए कई मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक पाठ के रूप में इस्तेमाल किया है। ये है 10,70,000 लोगों द्वारा 8.9 रेटिंग दी गई फिल्म शटर आइलैंड। कहानी एक सुनसान द्वीप पर स्थित एक मनोरोग अस्पताल में घटती है। यहाँ 67 गंभीर रूप से मानसिक रूप से विक्षिप्त अपराधी हैं। भारी सुरक्षा के बावजूद एक महिला मरीज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। वैसे तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यह महिला मनोरोगी, जिसका नाम राहेल है, उसने अपने 3 बच्चों की हत्या की थी। उसे इलाज के लिए यहाँ रखा गया है। उसे बाहर जाकर लोगों को मारने से रोकने के लिए संघीय जांच ब्यूरो ने अनुभवी शेरिफ टेडी को जांच के लिए भेजा है। उनके साथ सिएटल शाखा से उनके नए साथी चक भी हैं। दोनों पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन उनमें एक अजीब सी जान पहचान है। टेडी ने शुरू में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आगे जो पागल खाना है वो बहुत अजीब है। यहाँ सैकड़ों गार्ड तैनात हैं और दीवारों पर बिजली के तार लगे हैं। यहाँ तक कि एकमात्र प्रवेश द्वार पर भी 2 लोहे के फाटक लगे हैं। और जैसे ही दोनों कार से उतरे, वार्डन ने उनसे उनके हथियार छीन लिए। भले ही टेडी ने कहा कि हर संघीय एजेंट को मामले की जांच करते समय हमेशा अपने हथियार साथ रखने चाहिए, लेकिन वार्डन ने तुरंत उसे वापस ले लिया। उसने कहा कि संघीय जेल कानून के अनुसार जेल के अंदर वार्डन के पास सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकार होता है। ना चाहते हुए भी टेडी और चक को अनिच्छा से अपने हथियार सौंपने पड़े। जिन्हें पता है वे जानते हैं कि दोनों मानसिक अस्पताल में मामले की जांच करने आए हैं। जिन्हें नहीं पता वे सोचेंगे कि उन्होंने जेल का अपमान किया है। और जैसे ही बंदूकें सौंपी गई, वार्डन ने ये भी बताया कि केवल दाईं ओर का ए विंग पुरुष वार्ड और बाईं ओर का बी विंग महिला वार्ड में ही जांच के लिए कभी भी जाया जा सकता है, जबकि पीछे के सैन्य सुरक्षा क्षेत्र में अस्पताल के सबसे खतरनाक मानसिक रोगियों को रखा गया है। अगर आप वहां जांच करना चाहते हैं तो आपको वार्डन के साथ जाना होगा और डॉक्टर कॉली की लिखित सहमति लेनी होगी। लेकिन जैसे ही दोनों डॉक्टर कॉली से मिलने जा रहे थे, टेडी ने देखा कि यहाँ के सभी मानसिक रोगी एक साथ उसकी ओर देख रहे थे। किसी ने हाथ बढ़ाकर मुस्कान दी, किसी की आंखों में डर था और वो छिप रहे थे। यहाँ तक कि एक महिला मरीज ने टेडी को चुप रहने का इशारा किया, मानो उसे खतरे की चेतावनी दे रही हो। और ये सूक्ष्म क्रियाएं दर्शाती हैं कि द्वीप पर कोई गहरा राज छुपा है। जल्द ही चेतावनी टेडी और चक को डॉक्टर कॉली के ऑफिस ले गई। गायब हुई महिला मरीज के बारे में पूछने से पहले टेडी ने दीवार पर टंगी हाथ से बनी पेंटिंग को अजीब पाया। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, डॉक्टर कॉली ने सफाई देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ये मानसिक रोगों के इलाज के वास्तविक तरीके हैं। हालांकि डॉक्टर कॉली ने कहा कि अब दवाइयों और मनोवैज्ञानिक उपचार पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन टेडी को इस पर गहरा संदेह था, क्योंकि इस पागलखाने में कुछ अजीब सा लग रहा था। जैसे कि इस बार रहस्यमय तरीके से गायब हुई महिला मरीज राहेल, उसके कमरे की खिड़कियां स्पष्ट रूप से बंद थीं और एकमात्र निकास द्वार पर 24 घंटे गार्ड तैनात थे। यहाँ तक कि उसे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। भागने की तो बात ही छोड़िए, निषिद्ध द्वीप के इस इलाके में चलना भी मुश्किल है। फिलहाल ऐसा लगता है कि सारे सबूत यही कह रहे हैं कि राहेल भागी नहीं है, लेकिन डॉक्टर कॉली इस अनुमान को मानने को तैयार नहीं है और आंखें चुराकर जाने की कोशिश करते हैं। तभी तेज नजर वाली टेडी को बिस्तर के पीछे फर्श पर एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा मिलता है, जिस पर लिखा था पानी 67वां मरीज। इससे डॉक्टर कॉली तुरंत घबरा जाते हैं। ये देखकर कई सालों से केस सुलझा रही टेडी को लगता है कि इस कागज में जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन डॉक्टर कॉली के मुंह से सच निकलवाना मुश्किल है। इसलिए वो पागलखाने के बाकी कर्मचारियों से पूछताछ करने की तैयारी करती है। टेडी के सख्त रवैये के बाद आखिरकार डॉक्टर कॉली शाम को सभी कर्मचारियों की मीटिंग बुलाने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले टेडी और वार्डन मिलकर पूरे द्वीप पर एकमात्र संभावित छिपने की जगह चट्टानी इलाके की तलाशी लेते हैं। लेकिन अजीब बात है कि सारे गार्ड या तो काम से जी चुरा रहे हैं या जमीन पर बेसुध लेटे हुए हैं। ऐसा लगता है कि इस तलाशी में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। वार्डन ने कुछ काम की बात बताई। उसने कहा कि यहाँ से भागने के लिए सबसे नजदीकी जमीन कम से कम 17,000 मीटर दूर है और इस मौसम में समुद्र का पानी बहुत ठंडा है। ऐसा लगता है कि अगर कोई इन सब मुश्किलों को पार भी कर ले तो विशाल लहरें उसे या उसके शव को वापस किनारे पर फेंक देंगी। टेडी इससे इनकार नहीं करती, लेकिन अगर महिला मरीज चट्टानी इलाके की गुफाओं में छिपी है तो ये मुमकिन है। लेकिन वार्डन ने इससे भी इनकार कर दिया। इन सब बातों को मिलाकर वार्डन का कहना है कि महिला मरीज का यहाँ से भागना नामुमकिन है, लेकिन टेडी को कुछ गड़बड़ लगती है। द्वीप के सामने वाले लाइट हाउस पर बंदूकधारी गार्ड क्यों तैनात हैं? वार्डन का कहना है कि लाइट हाउस बहुत पहले बंद हो चुका है और अब वो सिर्फ एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। उसने ये भी कहा कि उसने वहां तलाशी करवाई है और वहां कुछ नहीं मिला।
ये सब कहते हुए वार्डन अंधेरा होने का बहाना बनाकर तलाशी को जल्दी खत्म कर देता है, लेकिन वो लाइट हाउस टेडी के दिमाग में घर कर जाता है। सभी कर्मचारियों के रात का खाना खाने के बाद टेडी और उसके साथी चक सभी से पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान उस रात ड्यूटी पर मौजूद एक नौजवान की नजरें चुराने लगती हैं, जिससे अनुभवी टेडी को मौका मिल जाता है। इतना वक्त काफी है किसी के गायब होने के लिए, इसलिए टेडी उस रात महिला मरीज के गायब होने से पहले की अजीब हरकतों या उससे मिलने वाले लोगों के बारे में पूछती है। तभी एक खूबसूरत नर्स बताती है कि उस रात महिला मरीज के डॉक्टर शीन ने वार्ड में इलाज के तरीकों पर एक सेमिनार किया था। लेकिन जब टेडी डॉक्टर शीन के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि वो उसी वक्त छुट्टी पर चले गए हैं। और बदकिस्मती से तूफान की वजह से फोन लाइनें कट गई हैं, इसलिए फिलहाल डॉक्टर शीन के बारे में पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महिला मरीज राहिल के गायब होने का डॉक्टर शीन से जरूर कोई ताल्लुक है। कमरे से बाहर निकलने के बाद डॉक्टर कॉली दोनों को अपने घर पर एक ड्रिंक पीने के लिए बुलाते हैं, ताकि वो दिन भर की थकान मिटा सके। किसे पता था कि ये नेक दिल निमंत्रण एक मानसिक प्रयोग का हिस्सा है। अनजान टेडी उनके साथ चली जाती है। अंदर जाते ही आलीशान सजावट और पागलखाने के माहौल में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। डॉक्टर कॉली बताते हैं कि इस घर और खतरनाक कैदियों को रखने वाले इलाके को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। तभी रिकॉर्ड प्लेयर में बज रहा क्लासिकल संगीत टेडी को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की यादें ताज़ा करा देता है। संगीत के साथ एक और अहम किरदार सामने आता है। वो है जर्मन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नेरिंग, जो डॉक्टर कॉली की तरह ही इस पागलखाने के मुख्य डॉक्टरों में से एक हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि डॉक्टर नेरिंग मरीजों को दवाइयां और जैविक इलाज देने के हिमायती हैं। यानी अगर दवाइयों से मानसिक रोगी ठीक नहीं होते तो वो सर्जरी करके मरीज के दिमाग के अगले हिस्से को काट देते हैं, जिससे दिमाग के बाकी हिस्सों से उसका कनेक्शन टूट जाता है। मरीजों की आक्रामकता और अतिवादी सोच को खत्म करने के लिए एक विशेष शब्द है लोबोटोमी, जबकि डॉक्टर मानसिक विश्लेषण चिकित्सा का समर्थन करते हैं, जो भूमिका निभाने के माध्यम से रोगी द्वारा स्थापित रक्षा तंत्र को तोड़ता है। एक बार जब रोगी की सोचने की तर्क में एक बड़ा छेद दिखाई देता है तो रोगी को वास्तविकता के साथ विरोधाभास भी दिखाई देगा और स्वाभाविक रूप से जाग जाएगा। और मिलने के बाद डॉक्टर नैरन ने टेडी से मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के बारे में कई सवाल पूछे। कौन यहाँ आखिर कौन प्रभारी है? डॉक्टर नीरिंग एक पर्यवेक्षक मंडल के संपर्क के रूप में कार्य करते हैं। आप अपना अनुरोध भेजते हैं और इसे अस्वीकार कर दिया गया है। अस्वीकृत, उनके पास अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है और नहीं आपके पास। सर मूंछ, अपनी जांच जारी रखो और दीवार, हम इस जांच में मदद नहीं कर सकते। ये जांच खत्म हो गई है। हम अपनी रिपोर्ट दाखिल करने जा रहे हैं और हम इसे अपनी माँ को सौंपने जा रहे हैं। जो लड़के थे ये सही है। हम सुबह फेरी से वापस जा रहे हैं। टेडी भले ही मुंह से कल जाने की बात कर रहा था, लेकिन उसने अपने अगले कदम की योजना पहले ही बना ली थी। रात में उसने महिला मरीज द्वारा लिखे गए नोट को देखा और सोचा कि 67 का पानी क्या है। पानी के बारे में सोचते सोचते वो सपने में खो गया। सपने में उसने अपनी दिवंगत पत्नी को देखा। पत्नी ने कहा कि न सिर्फ मरीज राहिल कभी यहाँ से गई, बल्कि उसकी हत्या करने वाला हत्यारा लेडीज भी इसी पागलखाने में बंद हैं। यहाँ एक अजीब बात है। साफ है कि औरत को हत्यारे लेडीज ने आग लगाकर मारा था, लेकिन इस समय वो पूरी तरह से भीगी हुई है। शायद ये इशारा कर रहा है कि उसकी मौत में कोई और भी शामिल है। टेडी अचानक एक बुरे सपने से जागता है। इस समय मूसलाधार बारिश पहले ही कम हो चुकी है। फेरी बिल्कुल भी नहीं जा सकती। जब द्वीप से नहीं जा सकते तो टेडी के पास जांच करने के लिए रुकने का कारण है। और इससे परेशान होकर डॉक्टर राहिल के समूह के 2 मरीजों को टेडी से पूछताछ करवाने की व्यवस्था करते हैं। मुझे रोको। मुझे रोको। मुझे रोको। टेडी जानबूझकर उसे गुस्सा दिला रहा था।
दरअसल उसकी एक स्वार्थी वजह भी थी। वो मौके का फायदा उठाकर अपनी पत्नी के हत्यारे लेडीज के बारे में पूछना चाहती थी कि क्या वो इस द्वीप पर हैं। लेकिन उत्तेजित होकर लिटिल ने लेडीज का नाम सुना। डर के मारे उसने खुद ही हुगोंग से उसे वापस वार्ड में ले जाने को कहा। इसके बाद दूसरी मरीज आई जो अपने पति के धोखे और झूठे अत्याचारों को सहन नहीं कर पाई और आखिरकार अपने पति की जान ले ली। वो पूरे पागल खाने में सबसे सामान्य मरीज है। इसलिए जब टेडी ने राहेल के लापता होने के बारे में पूछा तो उसने एक घूंट भी नहीं पिया। महिला मरीज डर से कांपते हुए जल्दी से चली गई। लगता है वो रेडिस नाम के किसी आदमी से बहुत डरती है। अब महिला मरीज और रेडिस की जांच जनरल के बेअंत दिखने वाले टेडी के इरादे के पीछे अटक गई है। चलो कब्रिस्तान के पीछे देखते हैं। उसने कहा कि उसने लगभग 1 साल पहले अखबार में रेडिस के बारे में पढ़ा था, जिसने अपनी पत्नी को आग लगाकर मार डाला था और फिर उसे इस पागलखाने में भेज दिया गया था। अब सिर्फ वार्ड सी बाकी है, जहाँ खतरनाक अपराधी बंद हैं, और कब्रिस्तान के पीछे का इलाका जहां हमने अभी तक जांच नहीं की है। शायद रेडिस को पहले ही कब्र में दफना दिया गया है। रास्ते में चक ने टेडी से पूछा कि उस महिला मरीज ने कागज पर क्या लिखा था। थोड़ा हिचकिचाते हुए टेडी ने वो कागज निकाला। उस पर लिखा था, भागो। अचानक तूफान और भी तेज हो गया। दोनों को कब्रिस्तान के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी में छिपना पड़ा। कॉल आ रही है। यह सब वेन लुओ के लिए किया गया। क्या ख्याल है, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है ना? यह एक लॉ बॉस है, वे हमेशा हमें ढूंढ लेंगे। माँ शांग जू फैंग जियू याओ लाइले डियान यू चांग दोनों को वापस ले गया। एक तरफ नुकसान हुआ, फिर डॉक्टर के बारे में सोचने लगा, वो भी उसे ढूंढ रहा है। जियान दान शी शू हो ताई डी और झाके की पत्नी भी अंदर आ गई, इसलिए उन्हें गार्ड की वर्दी पहननी पड़ी। उसी समय एक अश्वेत युवक ने बड़ी विनम्रता से सिगरेट पेश की। इसके बाद 2 लोग करीने से कपड़े पहने हुए डॉक्टरों के एक कॉन्फ्रेंस रूम में आए। ऐसा लगता है कि किसी ने उनकी माफी पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अस्पताल के उच्च अधिकारी चर्चा कर रहे थे हमें आने वाले तूफान से कैसे निपटना है। अगर आज रात बारिश होती है तो सबसे खतरनाक क्षेत्र निश्चित रूप से बाढ़ से भर जाएगा। वार्ड एम में 24 मरीज हैं, जिनमें से सभी में स्केबीज है और उनके डूबने का खतरा है। लेकिन अगर इन 24 लोगों को ए और बी वार्ड के 42 लोगों के साथ रखा जाए तो वे बाढ़ से तो बच सकते हैं, लेकिन इससे सामान्य मरीजों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। ये कहते हुए टेडी को कुछ गड़बड़ लगी। 24 जमा 42 बराबर 66 होता है, लेकिन अस्पताल में स्पष्ट रूप से 67 मरीज हैं। पहले महिला मरीज द्वारा छोड़े गए नोट को याद करते हुए टेडी को संदेह है कि 67वां मरीज उसका दुश्मन लेडी फोर्थ है। सच्चाई सामने आने ही वाली थी कि तभी डॉक्टर ने कहा कि राहेल मिल गई है। हालांकि राहेल मिल गई थी, लेकिन वो कई दिनों तक नंगे पैर द्वीप पर दौड़ती रही और उसके पैरों में एक भी छाला नहीं था। टेडी को संदेह था कि अस्पताल ने किसी को राहेल होने का नाटक करने के लिए भेजा था, इसलिए उसने ये देखने की कोशिश की कि क्या वो उससे कुछ जानकारी निकाल सकता है। तभी राहेल अचानक बेकाबू हो गई और टेडी ने गलती से उसे अपने मृत पति के रूप में पहचान लिया। इसलिए राहेल के हिस्टेरिकल गुस्से के साथ ये पूछताछ समाप्त हो गई। कमरे में वापस डॉक्टर ने कहा कि उसे टॉवर के नीचे पाया गया था, लेकिन इस समय टेडी को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। उसे नहीं पता कि अचानक उसका सिर क्यों दुखने लगा, जैसे कि उसका सिर फट जाएगा। ये देखकर डॉक्टर जल्दी से कुछ दवा लेकर आया। इस समय टेडी को पहले से ही लग रहा था कि दवा में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसका सिर इतना दर्द कर रहा था कि वो इसे सहन नहीं कर सका और अंत में उसने इसे निगल लिया। धुंधली हालत में चक टेडी को एकाग्रता वार्ड में ले गया। टेडी लेडी के फिर से सोए हुए अतीत के सपनों में पहले दृश्य में टेडी डॉक्टर के घर पर किलर लेडी को देखने पर विचार कर रहा है, लेकिन अचानक दृश्य बदल जाता है और वो उसका साथी चक बन जाता है। मुड़ने पर वो राहेल को खून से लथपथ खड़ा देखता है। उसके पैरों के नीचे उसके द्वारा मारे गए 3 बच्चे हैं। इस तरह के डरावने सपने से टेडी अचानक जाग जाता है। इस समय बाकी लोग सो रहे हैं, लेकिन एक महिला अंदर आती है। वो टेडी की मृत पत्नी है। पत्नी कहती है कि लेडी यही है, उसे आगे जांच करनी चाहिए। फिर टेडी फिर से जाग जाता है। पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। अब मानसिक अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई है, जो सी विंग में प्रवेश करने का एक अच्छा अवसर है। इसलिए दोनों कर्मचारी कपड़े पहने गार्ड की आंखों से बचकर बहुत आसानी से सी विंग में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के वार्डन को भी कुछ गलत नहीं लगता, लेकिन जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं और कुछ कदम भी नहीं चलते हैं, अचानक एक मरीज प्रकट होता है। टेडी को सहज रूप से पता चलता है कि यह लेडी है।
इसलिए वो तुरंत उसका पीछा करता है, लेकिन जटिल सी विंग से परिचित न होने के कारण एक पल के लिए भी ध्यान भटकने पर वो उससे हार जाता है। फिर वो उससे अजीब सवाल पूछता है। टेडी को उसकी एक झलक मिल जाती है। तभी वार्डन आ जाता है और कहता है कि यह बिली नाम का एक मरीज है। फिर वो और चक उसे एक कमरे में ले जाते हैं। टेडी मदद करना चाहता है, लेकिन वार्डन उसे रोक देता है। इस अवसर का लाभ उठाकर टेडी अच्छी तरह से खोजबीन कर सकता है, शायद उसे असली लेडी मिल जाए। आवाज का पीछा करते हुए टेडी एक पुराने कमरे में आता है, लेकिन अंदर लेडी नहीं, बल्कि उसका पूर्व साथी जोई जो है। जॉर्ज को किसी अन्य जेल में बंद किया गया था, उसका यहाँ होना संभव नहीं है। जैसे ही टेडी एक माचिस की तीली जलाता है, जॉर्ज का चेहरा अचानक बदल जाता है और वह रोते हुए कहता है कि उसे टॉवर में उसका दिमाग काटना है। ये कहकर वो कोने में वापस बैठ जाता है। टेडी के जाने से पहले सालों की दोस्ती के चलते चोई आखिर में बताता है कि लेडी शायद टॉवर में छिपा हुआ है। दोनों की बातचीत खत्म होते ही चक भी समय पर आ जाता है। जब वे सी विंग से भागकर जंगल में आते हैं तो चक अपनी जेब से लेडी की मेडिकल रिपोर्ट निकालता है, लेकिन उस पर कोई तस्वीर या उपचार रिकॉर्ड नहीं है। सुराग बिल्कुल सामने होने के बावजूद टेडी उस मेडिकल रिपोर्ट को नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसे चक की पहचान पर संदेह होने लगा है। ये कहकर वो टॉवर की ओर चल देता है। उसे पता नहीं है कि मौसम फिर से खराब होने लगा है। चक, जो उसके पीछे आ रहा है, कहता है कि टॉवर का रास्ता बहुत खतरनाक है। यहाँ से चट्टान से नीचे उतरकर जाना आत्महत्या करने जैसा है, और वैसे भी अब मुझे रेड्डी की केस फाइल नंबर 67 मिल गई है। अब जान जोखिम में डालने का कोई कारण नहीं है। इससे टेडी को अपने साथी पर और भी शक होता है, इसलिए वो उसे छोड़कर अकेले टावर की ओर जाने की तैयारी करता है। हालांकि जब टेडी टावर के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो अभी भी वहां से नहीं जा सकता। लाचार होकर उसे वापस मुड़ना पड़ता है। तभी चक अचानक गायब हो जाता है। मौके पर सिर्फ एक बेतरतीब ढंग से फेंका हुआ जूता मिलता है। जब टेडी करीब से देखता है तो चक का शव लहरों से बहकर किनारे पर आ गया है। हालांकि यह खतरनाक है। टेडी बिना सोचे समझे चट्टान से नीचे उतरकर अपने साथी को बचाने जाता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो चक का शव अचानक गायब हो जाता है। जब टेडी निराश हो जाता है तो वो मुड़कर देखता है और उसे दूर एक गुफा में आग की रोशनी दिखाई देती है, इसलिए वो जल्दी से ऊपर चढ़ जाता है, ये सोचकर कि चक अंदर होगा। लेकिन उसकी आंखों के सामने जो आता है वो असली सच्चाई होती है। पता चलता है कि वो मानसिक रोगी नहीं था, बल्कि यहाँ का एक डॉक्टर था। वो इसलिए भाग रहा था क्योंकि उसने प्रतिबंधित प्रयोगों की खोज कर ली थी। यहाँ भयानक मानव प्रयोग किए जा रहे थे। डॉक्टर स्टील की सुई का इस्तेमाल करके आंख के रास्ते से दिमाग में छेद करते थे और फिर प्रीफ्रंटल लोब को काट देते थे, जिससे दिमाग के तंत्र का संबंध टूट जाते थे और लोग आज्ञाकारी लाश बन जाते थे। इस पर राहेल टेडी से पूछती है कि क्या उसने द्वीप पर आने के बाद डॉक्टर द्वारा दी गई कोई दवा ली है या अस्पताल में कोई गैस सूंघी है। ये चीजें निश्चित रूप से डोपामाइन से भरपूर होंगी, जिसका मकसद टेडी को धीरे धीरे एक मरीज बनाना है और फिर उसे द्वीप पर मानव प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करना है। ये सुनकर टेडी को पता चलता है कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र में कूद जाता है और अपने पुराने सैन्य प्रशिक्षण का इस्तेमाल करके टावर के पास की चट्टानों पर चढ़ जाता है और तुरंत ही गश्त कर रहे गार्डों को मार गिराता है। फिर वो अपनी पेशेवर जांच तकनीकों का इस्तेमाल करके एक एक करके कमरों की तलाशी लेता है और आखिर में सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाता है। और दरवाजे के पीछे वो है जिसकी उसे बेसब्री से तलाश थी, सच्चाई। टेडी ने अपनी सांस रोकी, फिर उसने एक लात मारकर दरवाजा खोला और तुरंत एक घुटने के बल बैठकर बंदूक तान दी उस डॉक्टर की ओर जो काफी देर से इंतजार कर रहा था। डॉक्टर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ काफी देर से इंतजार कर रहे हों और टेडी तुरंत कमरे की तलाशी लेने लगता है, ये सोचकर कि उसे कोई आधुनिक उपकरण मिल जाएगा। लेकिन उसे पता चलता है कि ये कोई ह्यूमन एक्सपेरिमेंट लैब नहीं है। यहाँ एकमात्र आधुनिक चीज शायद मेज पर रखा रिकॉर्डर है। इसके बाद फिल्म के सच का खुलासा करने का रोमांचक पल आता है। डॉक्टर सीधे 67 नंबर का केस लेकर आते हैं जो लेडीज का है और टेडी को खुद उसे पढ़ने के लिए कहते हैं। टेडी लेडीज के केस को पढ़ता है और पाता है कि ये उसके अपने अनुभव जैसा ही है। वो विश्वास नहीं कर पाता और सोचता है कि ये केस जरूर नकली है और उसे डॉक्टर को फेंक देता है। इस पर डॉक्टर सीधे सच बता देते हैं।
ये कहने के बाद डॉक्टर गहरी सांस लेते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि टेडी कल्पना की दुनिया में जिए और कभी न जागे, लेकिन अफसोस की बात है कि टेडी एक प्रशिक्षित गुंडा है जो न केवल बहुत हिंसक है बल्कि अक्सर अस्पताल के गार्ड और रोगियों को भी मारता पीटता है। टेडी इससे साफ इनकार करता है। लाचार होकर डॉक्टर को कहना पड़ता है कि अब डायरेक्टर और जांच कमेटी के लोगों ने फैसला कर लिया है कि जब तक ये एक्सपेरिमेंट टेडी को ठीक नहीं कर देता तब तक उसका लोबोटोमी ऑपरेशन किया जाएगा ताकि वो कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सके। फिर भी टेडी इस सब पर विश्वास नहीं करना चाहता। तभी उसका असिस्टेंट चक दरवाजा खोलकर अंदर आता है और कबूल करता है कि वो टेडी का मुख्य डॉक्टर शीन है और असिस्टेंट बनकर रहने का मकसद उसकी हर हरकत पर नजर रखना था। जब सारे तथ्य सामने आ जाते हैं तो टेडी को शक होने लगता है कि वो ही लेडीज है, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग का सुरक्षा तंत्र काम करने लगता है। वो अचानक मेज पर रखी बंदूक छीन लेता है और डॉक्टर पर लगातार गोलियां चलाता है। जब उसे होश आता है तो डॉक्टर बिल्कुल ठीक होते हैं और उसके हाथ में जो बंदूक होती है वो एक खिलौना बंदूक होती है। टेडी कल्पना और वास्तविकता के बीच झूलता रहता है। तभी डॉक्टर मौके का फायदा उठाते हैं और टेडी की पत्नी के बारे में सच बताते हैं। उसका नाम डोलोरेस था और उसे गंभीर माइग्रेन और आत्महत्या की प्रवृत्ति थी, लेकिन टेडी एक पति होने के नाते अपनी पत्नी की परवाह नहीं करता था और हर दिन शराब पीता रहता था। इसलिए उसकी पत्नी ने अपार्टमेंट में आग लगा दी और फिर उपनगरों में झील के किनारे एक झोपड़ी में चली गई, जिससे त्रासदी हुई। जैसे ही शीन सबसे दर्दनाक यादों के बारे में बात करता है, टेडी का सुरक्षा तंत्र आगे नहीं बढ़ना चाहता। वो तुरंत शीन का गला अपने हाथों से कसकर पकड़ लेता है। डॉक्टर टेडी को धक्का देकर हटा देते हैं और अंतिम हथियार निकालते हैं। डॉक्टर की लगातार कोशिशों से आखिरकार टेडी का सुरक्षा तंत्र टूट जाता है। वो अपनी बेटी के लिए बेहद पछतावे और प्यार से फूट पड़ता है और उसकी आंखों में गुस्सा गायब होकर कोमलता आ जाती है। जैसे ही टेडी अपनी बेटी की तस्वीर को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसे कुछ साल पहले की यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। वो काम से घर आता है और हमेशा की तरह पहले शराब की बोतल खोलकर शराब पीता है। फिर वो अपनी पत्नी को कई बार आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो झील के किनारे जाता है और अपनी मरी हुई पत्नी को देखता है, लेकिन उसे अपने तीनों बच्चों का कोई निशान नहीं दिखाई देता। उसी पल टेडी को कुछ गलत होने का एहसास होता है। टेडी अपनी पत्नी को गोली मार देता है। शायद ये पल भर का गुस्सा था या शायद वो अपनी बीमार पत्नी को छुटकारा दिलाना चाहता था। जब वो अपनी पत्नी को खून से लथपथ गिरते हुए देखता है तो टेडी पूरी तरह से जाग जाता है। नहीं, अब उसे लेडीज कहना चाहिए। लेडीज फिर से जागता है और इस बार वो सच बोलता है। वो न केवल अपनी पहचान और अनुभव को स्पष्ट रूप से बता सकता है, बल्कि अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी अब उसे कोई पछतावा नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर चिंतित होकर उसके पास जाते हैं। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा, लेकिन 9 महीने पहले भी एक बार ऐसी ही सफलता मिली थी, लेकिन पता नहीं कैसे लेडीज फिर से कल्पना में डूब गया। लेकिन शुक्र है कि डॉक्टर शीन ने कभी हार नहीं मानी। अगले दिन पूरी तरह से ठीक हुआ लेडीज सीढ़ियों पर बैठा होता है। डॉक्टर शीन उसके पास आते हैं और उसे सिगरेट देते हैं। वो बिना सोचे समझे उसे ले लेता है, जिससे पता चलता है कि लेडीज जानता है कि इस सिगरेट में कोई नशा नहीं है। ऐसा लगता है कि रोल प्लेइंग थेरेपी वाकई सफल रही है, लेकिन अगली ही बात पिछली सारी मेहनत को बर्बाद कर देती है। ये सुनकर कि लेडीज अभी भी उसे चक कह रहा है, डॉक्टर शीन का दिल टूट जाता है। पिछली सारी मेहनत बेकार हो गई। वो डॉक्टर को सिर हिलाकर इशारा करता है और डॉक्टर लेडीज को ऑपरेशन के लिए ले जाने के लिए स्टाफ को बुलाते हैं। जाने से पहले लेडीज डॉक्टर शीन से एक गंभीर बात कहता है। ये सुनकर शॉन डॉक्टर को अचानक एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसने तुरंत डॉक्टर को पुकारा, लेकिन वो बहुत धीमे थे और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस बिना मुड़े आगे बढ़ते रहे। इस बीच कॉडे डॉक्टर रेड्डी को मरते हुए दुख से देख रहा था और रेड्डी भी उसे देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पहले वाली घबराहट और गुस्सा नहीं था, बल्कि कृतज्ञता भरी हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि रेड्डी ही असली जासूस था, जिसे कॉडे और ह्यू ने जिंदा रहने के लिए मजबूर कर दिया था।